चिड़ियों की चहकती आवाज और उगते सूरज ने हम सब की नींद तोड़ के रख दी और सबसे पहले रघु की आंख खुल गई और वो उठ खड़ा हुआ। रघु के बाद रश्मि, मैं और सौरभ हम सब उठ खड़े हुए। रश्मि तो गाड़ी से बाहर का नजारा देखकर छोटे बच्चों की तरह खुश हो रही थी। हम सब आखिर गाड़ी से उतरे और सबने सुबह की अंगड़ाइयां तोड़नी शुरू कर दी। चारों तरफ सूखे पेड़ थे और उन सूखे पेड़ों के बीच में से आती सूरज की किरणें उस माहौल को काफी सुंदर कर रही थी। मंजर बहुत सुहाना था और सच में दिलकश नजारा था। रश्मि को यूं इन सब में खोया देख उसे देख रहा रघु भी अब उसमें कहीं खो गया और रघु को रश्मि में खोता हुआ देख सौरभ उसके पास पहुंचकर उसकी टांग खींचने लगा और कहने लगा, सौरभ, अब तुम्हें भी रश्मि पर प्यार आ रहा है ना रघु? तो और रघु ने जब सौरभ को इस तरह से देखा तो सौरभ उससे खुद ही दूर हटते हुए बोला, सॉरी भाईजान, कंटिन्यू। और इतना कहकर सौरभ जंगल में यहां वहां घूमने लगा और मैं भी उसके साथ साथ यहां वहां जंगल में घूमने लगा। रश्मि भी अब अपने कदम यहां वहां बढ़ाने लगी और जाने रघु को अब ऐसा क्या हुआ जो उसमें अब इतना खोने लगा कि वो भी उसके पीछे पीछे ही चल दिया। मैं और सौरभ अलग दिशा में घूम रहे थे, प्रकृति का आनंद उठा रहे थे और रश्मि और रघु अलग दिशा में। वो दोनों तो आजाद इश्क के परिंदे की भांति थे, जिनमें पल पल में लड़ाई थी तो पल पल में प्यार था। रश्मि का ध्यान इतना इस सुंदर नजारे पर नहीं था जितना कि रघु पर था और वो जानती थी कि रघु उसके पीछे पीछे आ रहा है और वो ये भी जानती थी कि रघु के इरादे कुछ ठीक से नहीं लग रहे। लेकिन वो इस इंतजार में थी कि कब रघु उसे रोकेगा और आखिर में रघु ने भी उसे आवाज लगाई थी और कहा, रघु, रश्मि, एक मिनट। और ये सुनकर रश्मि भी फटाक से पीछे मुड़ गई और रघु की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी और कहने लगी, हाँ रघु। और फिर रघु उसके पास आकर उसे मस्के लगाने लगा और कहने लगा, हाय, कितना प्यारा बोलती हो ना तुम, कोयल की तरह। रश्मि, रहने दो, मुझे पता है तुम ना एक नंबर के बदमाश हो। और इतना कहकर जब रश्मि आगे बढ़ने लगी तो रघु ने उसके कसकर कलाई पकड़ ली और कहने लगा, रघु, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो। और ये गीत गुनगुनाने लगा और रघु के मुंह से अपने लिए गीत सुनकर रश्मि भी शर्माने लगी और उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। फिर रघु उसके और नजदीक आता गया और रश्मि यूं ही पीछे पीछे सरकती गई और अंत में जाकर पीछे एक पेड़ आ गया, जिसके चलते रश्मि को वहीं रुकना पड़ा। रघु फिर रश्मि के और ज्यादा नजदीक आ गया और दोनों की धड़कनें तेज होने लगी। फिर रघु ने एक मुस्कुराहट के साथ रश्मि के दोनों हाथों को बड़े प्यार से उसके चेहरे से हटाया और उसे एक नजर यूं ही देखने लगा और कहने लगा, झुकी झुकी आंखें ये शायद कुछ कहना चाहती हैं, ये जुल्फें तेरे चेहरे पे आई यूं ही बस रहना चाहती हैं। और इतना कहकर रघु ने फिर रश्मि का हाथ पकड़ा और उसे अपने दिल पर लगाते हुए आगे कहने लगा, तुम कहती हो मैं इतना खामोश हूं, मगर मेरे सीने से लग के तो देखो, धड़कनें तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। और रघु की ये प्यार भरी शायरी सुनकर रश्मि ने रघु की तारीफ करते हुए कहा, ओह, शायर कब से बन गए आप मिस्टर रघु जी? रघु फिर से गाते हुए, मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसीन
और इससे आगे रघु कुछ कहता कि उससे पहले ही रश्मि वहां से निकल गई और बेचारा रघु खाली हाथ ही रहा। इधर दूसरी तरफ अब सुबह के 6:30 हो चुके थे और धानुष ने अब वो लैपटॉप बैग ढूंढना शुरू कर दिया था। अपने कबर्ड में रखी हुई उसने अपनी सारी चीजें बाहर निकाल फेंकी और बस उस बैग को ढूंढने में लगा हुआ था और खुद से ये कह रहा था, यार यहीं तो रखा था वो बैग, मैंने उस दिन पता नहीं कहाँ गया। और फिर देखते ही देखते धानुष को वो बैग मिला और बैग देखकर वो भी खुश हो उठा और बैग को उठाकर वापस अपने बेड पर चला आया और उस पर चढ़ी धूल को साफ करने लगा और अपने आप से कहने लगा, पता नहीं इसमें से कुछ मिलेगा भी कि नहीं। अगर नहीं मिला तो समर सर यूं ही खामखा दूसरों का गुस्सा मुझ पे उतारते रहेंगे और मैं तो फिर उनसे कुछ कह भी नहीं सकता। और इतना कुछ कहने के बाद धानुष ने उस बैग में से कुछ ना कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले लैपटॉप बैग की अगली वाली चैन खोली और उसमें हाथ डाल के देखा तो उसे उसमें से एक कागज का टुकड़ा मिला और उसने फटाक से वो कागज का टुकड़ा खोला। लेकिन कागज पर क्या लिखा हुआ था ये समझना शायद उसके बस की बात नहीं थी और वो उस लिखे हुए को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जब नहीं पढ़ पाया तो तंग आकर कहने लगा, पता नहीं ये क्या लिखा है, किसी डॉक्टर की राइटिंग लगती है, हैं? ये राइटिंग तो डॉक्टर की है। खैर मैं कुछ और ढूंढता हूँ, क्या पता ऐसा भी कुछ मिल जाए जो हमारे कुछ काम का हो। और इतना कहकर धानुष ने फिर से उस चेन में हाथ डाला और देखने लगा कि इसमें और कुछ तो नहीं है, लेकिन उसे उस चेन में उस कागज के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। और फिर उसने बैग की दूसरी चेन में हाथ डाला जिसका कि एरिया काफी बड़ा था, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा खुला था, लेकिन था बिल्कुल खाली और उसमें से भी धानुष को कुछ भी नहीं मिला। और ये देखकर धानुष फिर से निराश हो गया और फिर उसने उस बैग की तीसरी चेन को खोला और फिर उसमें ढूंढते हुए देखने लगा कि शायद इसमें कुछ हो। और वो ढूंढने लगा लेकिन बैग की तीसरी चेन में भी उसे कुछ नहीं मिला और वो फिर से निराश होकर बैठ गया कि अब क्या करेंगे वो लोग। और फिर इसे ही अपनी बदनसीबी समझकर वो बेड से उठ खड़ा हुआ और उसने बैग को फिर से एक बार उठाया और पलट कर हिलाने लगा कि शायद अब तो कुछ इसमें से निकल ही जाए, कि जो यहाँ वहाँ अंदर कहीं अटका हुआ भी हो। और करीब 3-4 सेकंड के बाद उस बैग की जाने कौन सी चैन में से एक छोटी सी चिप निकलकर बाहर आ गिरी और उस चिप को देखते ही धानुष खुश हो उठा और उसने फटाफट से बैग को नीचे फेंका और उस चिप को उसने उठा लिया। उसने उस चिप को ध्यान से देखा तो चिप यही कोई 32 GB की थी और देखने में भी काफी पुरानी सी लग रही थी। फिर धानुष ने बिना अपना वक्त गवाए फटाफट से अपना लैपटॉप ढूंढा और उसमें वो चिप लगाकर उसका डेटा चेक करने लगा। इधर हम सब भी अब गाड़ी में बैठकर फिर से न्यू दिल्ली के लिए रवाना हो गए। न्यू दिल्ली अब हमसे कुछ ज्यादा दूर नहीं था, बस करीब आधे घंटे का सफर और बाकी था और फिर हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। कार में बैठा मैं अब भी वही सब सोच रहा था कि आखिर ये बच्चे करने क्या वाले, क्योंकि जिस तरह से रघु ने किया उस तरह से तो लगता है कि पक्का ये किसी बड़े मिशन को अंजाम देने वाले। लेकिन अब इन बच्चों से मैं बात करता भी तो कैसे करता। केवल एक रश्मि थी जो मुझे समझती थी, मेरी बातों को समझती थी, लेकिन वो खुद एक झांसे में फंसकर यहां आई हुई है। उसे खुद नहीं पता कि रघु किस मिशन से जुड़ा हुआ है और ये सौरभ भी क्या काम करता है। मैं तो खैर बस इस बात से डरता था कि कहीं ये भी मेरे दोनों बच्चों की तरह अपने माँ बाप से ना बिछड़ जाए, किसी गलत संगत में पड़ के अपना फ्यूचर बर्बाद ना कर ले। पर अब इन्हें कौन समझाए भला, इसलिए मैंने किसी से इस वक्त कुछ कहा नहीं और बस चुपचाप यूं ही गाड़ी में बैठा रहा और ये सब सोचता रहा। फरीदाबाद सुबह 8 बजे शेर सिंह के घर। एंकर ब्रेकिंग न्यूज, आज की सबसे बड़ी खबर। कल मांगरबानी नाम के एक गांव में हुए टेररिस्ट अटैक में 2 खुफिया एजेंट्स की बड़ी बेरहमी से मौत हो गई। हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि ये अटैक हमारे ही शहर फरीदाबाद में रहने वाले कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियों ने मिलकर किया है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि इसमें कुछ मुस्लिम लोगों का भी हाथ है और ये अटैक एक टेररिस्ट अटैक है कि नहीं, इस बात का भी हमारे पास पूरा प्रमाण है। और उस एंकर के इतना कहने के बाद वही समर के बयान वाली क्लिप चला दी गई
और टीवी पर ये सब न्यूज देख रहे रश्मि के पिता खुद से कहने लगे, शेर सिंह, आजकल पता नहीं इन बच्चों को हुआ क्या है कि सारे ही उल्टे काम इन सबको ही करने हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगे। और इतने में एंकर ने टीवी स्क्रीन पर एक लड़के की फोटो दिखाते हुए कहा, हमें अभी अभी हमारे सूत्रों से पता चला है कि ये जो टीवी स्क्रीन पर आप लड़का देख रहे हैं, ये लड़का उन लोगों में से एक है जिनका इस टेररिस्ट अटैक में हाथ था। जी, इसका नाम है सौरभ और हमें ये खबर मिली है कि ये फरीदाबाद के ही बॉयज हॉस्टल का एक स्टूडेंट है जो कि पिछले कई दिनों से अपने हॉस्टल से बिना किसी को बताए फरार है। और हमें ये भी खबर मिली है कि ये लड़का लास्ट टाइम गुड़गांव के मेन रोड पे कहीं देखा गया था। आगे की ताज़ा अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 खबर पल पल की। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे सौरभ की तस्वीर को देखकर रश्मि के पिता वहीं रुक गए और उस तस्वीर को बड़ी गौर से देखते हुए कहने लगे, शेर सिंह, ये छोरा सौरभ कहीं तो देखा सा है। शायद ये रश्मि के स्कूल का दोस्त है। हाँ, वही है। इसका मतलब रश्मि इसके हाथ है। और इतना कुछ अपने आप से कहकर रश्मि के पिता घर से बाहर की ओर निकल गए। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और बाहर की तरफ निकल पड़े। अब वक्त करीब 8:30 बजे का हो चुका था। धानुष उस चिप की सारी मेमोरी को रीड कर चुका था और उस मेमोरी को रीड करने के बाद वो इतना ज्यादा खुश था कि उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलकती नजर आ रही थी। ये सब काम खत्म होते ही उसने फटाफट से समर को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन समर था कि अभी तक सोया हुआ था और धानुष के कॉल की वजह से उसका फोन बड़ी जोरों से बजने लगा और जिसके चलते उसकी नींद बिगड़ गई और वो गुस्से भरे लहजे में फोन उठा के कहने लगा, समर नींद में। मैं सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है जो। धानुष खुश होते हुए, सर मैं हूँ धानुष, गुड मॉर्निंग सर। और धानुष की आवाज सुनकर समर ने एक बार फिर से अपने मोबाइल को देखा तो धानुष का ही नंबर था और फिर वो उठते हुए बोला, समर, हाँ धानुष, मिला उस बैग में से? धानुष, जी सर, बस यूं समझिए कुछ ऐसा मिला है कि जिससे आपकी और एमएलए मैडम दोनों की सारी प्रॉब्लम उसे देखने के बाद मिनटों में खत्म हो जाएगी। या यूं कहिए सर कि जो सारी जड़ थी इस कांड की, बस वही हमें मिल गई। सर आप फटाफट से तैयार होकर मुझे अपने ऑफिस में मिलिए, मैं आपको वहीं ये सब दिखाता हूँ। ओके समर? ठीक है, पहुंच तू, अभी निकलता हूँ घर से। और इतना कहकर समर ने कॉल कट कर दी और ये सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या देख लिया धानुष ने जो वो इतना खुश हो रहा है। और ये सोचते सोचते अब समर भी जल्दी में तैयार होने लग गया, इस सोच में कि आखिर ऐसा क्या मिला होगा धानुष को। बस एक प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर वहाँ सब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर ही क्यों नहीं थे एक, क्योंकि उनकी ही मौत की प्लानिंग जो यहाँ चल रही थी। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाए।